वेलकम इन एम्बिशन क्लासेस मोहम्मदाबाद। पिछले लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेईई और नीट के व्यू से। आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आगे हम पढ़ेंगे। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत की सीमाएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ complex compound वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बतला पाया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़े कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी व्याख्या नहीं कर पाता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होगा। स्टेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अस्थायी। अब सेकंड पॉइंट है इट डज नॉट। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इट डज नॉट एक्सप्लेन इट डज नॉट distinguish between a strong and weak ligand. ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच विभेद नहीं बतला पाता है। तो ये सीखे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बीच विभेद नहीं बतला पाता है कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड पॉइंट है does not explain color of complex compound। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर रंग का भी व्याख्या नहीं कर पाता। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं भविष्यवाणी। प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द squared planar and tetrahedral geometry of four coordinate compound। फोर्थ लिमिटेशन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाता है कि जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो
उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकीय और स्क्वायर प्लेनर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग समतलीय। तो एक बार ओवरऑल और रिवीजन कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सीमाओं का। तो फर्स्ट पॉइंट बतला है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्थायित्व स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बतला पाता है। सेकेंड पॉइंट पर है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर को नहीं बतला पाता है। थर्ड पॉइंट में अभी ये पर है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मेथड टू कैलकुलेट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट, मेथड टू कैलकुलेट hybridization, geometry, magnetic moment, and unpaired electron of complex। अभी ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। अभी हम पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण कैसे ज्ञात करें, ज्यामिति कैसे ज्ञात करें, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करें। इस पॉइंट पर ये हाइब्रिडाइजेशन संकरण, ज्यामिति और मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले हमको कुछ पॉइंट पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे कि CO एक लिगेंड है, कार्बोनिल, CN साइनो लिगेंड, COCN स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। इसका मतलब है कि CO और CN दो प्रकार के लिगेंड होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं प्रबल लिगेंड या प्रबल संलग्नी। एक होते हैं वीक लिगेंड को हिंदी में बोलते हैं दुर्बल लिगेंड या दुर्बल संलग्नी। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग होता है। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में आ जाते हैं। कब? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़े कि CO और CN ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड उपस्थित हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा में नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में बन जाते हैं या उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाता है। अब नेक्स्ट है कि सेकंड पॉइंट है NH3 कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड
लिगेंड और कभी वीक लिगेंड और कभी वीक लिगेंड का कार्य करता यहाँ पे ये NH3 के बारे में NH3 के ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट। यहाँ पे ये सबसे अलग NH3 कभी वीक लिगेंड की तरह व्यवहार करता है और कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह व्यवहार करता है। कैसे पता करेंगे कि NH3 कब वीक लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा और NH3 कब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा? अब इसको मिटा देते हैं। सेंट्रल मेटल एटम निकल का ऑक्सीकरण संख्या 2, कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो NH3 behave as strong ligand और CO+3 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, NH3 behave as strong ligand। हम ये बतला रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के रूप में निकेल और कॉपर हो और निकेल का ऑक्सीकरण संख्या +2 हो, कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या +2 हो और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, NH3 लिगेंड के रूप में हो तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। इसी प्रकार जब सेंट्रल मेटल एटम के रूप में कोबाल्ट हो और ऑक्सीकरण संख्या +3 हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, यदि NH3 लिगेंड के रूप में हो तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तरह व्यवहार करेगा। इसके अलावा दूसरे केस में NH3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो तो NH3 वीक लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। तो आप जाने यही 2 पॉइंट दिमाग में रखना है कि निकेल कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या +3, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तो क्वेश्चन लिखते हैं। मेथड 2 क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर unpaired electron magnetic moment of following complex compound ए नंबर क्वेश्चन है NiCl4 -2। बी नंबर क्वेश्चन है MnCl4 -2। सी नंबर क्वेश्चन है COF6+3। डी नंबर क्वेश्चन है NiCO4
4 और ई नंबर क्वेश्चन है CONH36 प्लस। अब इस पांचों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम अभी तुरंत सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स इसका हाइब्रिडाइजेशन, ज्यामिति, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्यामिति, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनियमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NiCl4-2। क्या हम क्वेश्चन तो आप सभी लोग लिख चुके हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं और यहीं पे बतला दिया, यहीं पे हम आपको बतला देते हैं। ए नंबर क्वेश्चन NiCl4-2 इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्यामिति, संकरण, चुंबकीय आघूर्ण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। कैसे हम ज्ञात करें? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज X। हम मान लेते हैं कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X। तो X प्लस, आप जानते हैं कि क्लोरीन का आवेश क्या होता है, -1। क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 बराबर -2। तो यहाँ से आया X - 4 बराबर -2, X बराबर 4 - 2 बराबर +2। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया, +2। अब ऐसे प्रश्न को सिंपली बाय ट्रिकली और फास्ट कैसे बनाएं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय क्या होते हैं, बहुत कम। तो फास्ट बनाने के लिए बहुत एक छोटा सा ट्रिक का सहारा लिया जाएगा और सारे क्वेश्चन आपसे आसानी से अच्छे तरीका से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब हम ज्ञात कर लिए कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या +2। अब बाय ट्रिक की और क्वेश्चन गलत भी ना, बहुत जल्दी कैसे बनाएं तुरंत अभी हम सीखें। तो सभी लोग जानते हैं कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 28। निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है, 28। परमाणु संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। अब 28 में से किसको घटाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। 28 - 2, 2 क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। 28 में से 2 घटाएंगे तो 26। 26 में से क्या घटाते हैं, 18। तो क्या बचा, 8। जैसे ही 8 आया आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि 3D। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रिक बताएं। सबसे पहले क्या करता है कि परमाणु संख्या में से केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीकरण संख्या को घटा देंगे। जैसे ही ऑक्सीकरण संख्या घटाए उसमें से कितना माइनस करना, 18। जैसे ही 8 आया तो हमारे दिमाग में क्या हो जाने चाहिए, 3D8। अब यहाँ पे देखेंगे 3D8। आप जानते हैं कि D सब सेल है, D उप कक्षा है और D उप कक्षा में कितने कक्षक होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3। इस कक्षक को, इस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, ये पांचों ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, डी ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि डी सब सेल का ये क्या है, ऑर्बिटल। तो दिमाग में यहाँ पर जैसे ही आया 1 तो हम क्या लिखेंगे, 3D8। 8 इलेक्ट्रॉन को हम आसानी पूर्वक सजा सकते हैं। आप जानते हैं कि सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे, 3 4 5।
6, 7, 3D है। आप सभी लोग जानते हैं कि 3D के बाद क्या होता है 4S, 4S के बाद क्या होता है 4P, 4P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, S सब सेल में 1 ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ पे बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे हम कि इतना सिंपली हम कर लिए। इसके बाद हमको सीखना है कि कैसे ज्ञात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। संकरण में एक ही परमाणु के ऑर्बिटल भाग लेते हैं। ये क्लियर क्या है कि संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। और संकरण होता क्या है तो 2 या 2 से अधिक परमाणु के कक्षक ऑर्बिटल आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं या प्रसंकरण कहते हैं। अब सिंपली यहाँ पे सीखना है कि संकरण के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं संकृत कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे समझेंगे कि संकरण में अगर प्योर 5 ऑर्बिटल भाग लिए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की भी संख्या 5 होगी। अगर संकरण में 4 ऑर्बिटल भाग लिए हैं तो प्योर 4 ऑर्बिटल भाग लिए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या भी क्या होंगी 4। तो सिंपली समझे कि प्योर ऑर्बिटल आपस में मिलके आपस में मिश्रित होकर संकृत ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। जितने अगर 4 ऑर्बिटल आपस में मिलकर 4 ही संकृत ऑर्बिटल का निर्माण कर सकते हैं, 6 ऑर्बिटल आपस में मिलकर 6 ही संकृत ऑर्बिटल का निर्माण कर सकते हैं। और एक चीज जानते हैं कि ये 11th का टॉपिक है तभी क्लियरली आपको समझ में आता होगा। और संकरण में क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल संकृत कक्षक के सभी संकृत कक्षक का ऊर्जा और साइज आकार क्या होते हैं समान होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सभी संकृत कक्षक के ऊर्जा और आकार क्या होते हैं समान होते हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये कहा जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम के प्रभाव के कारण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा ये कहा जाता है कि लिगेंड के प्रभाव के कारण सेंट्रल मेटल एटम में कौन सी क्रिया होती है या सेंट्रल मेटल एटम संकरण में भाग लेते हैं। तो एक चीज सीखिए आपको कि लिगेंड के प्रभाव के कारण सेंट्रल मेटल एटम का रिक्त कक्षक किसमें भाग लेते हैं संकरण में किसमें भाग लेते हैं संकरण। किसके प्रभाव के कारण लिगेंड के प्रभाव के कारण। अब एक चीज सीखना है कि लिगेंड के प्रभाव के कारण वैकेंट ऑर्बिटल संकरण में भाग क्यों लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनना चाहते हैं। और एक चीज आप ये जानते हैं कि ऑर्बिटल के बीच जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होता है बॉन्ड उतना ही मजबूत बनते हैं, बॉन्ड उतना ही ज्यादा अस्थायी बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कि हाइब्रिड ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग ज्यादा होने के कारण सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बंधन बनता है
वह मजबूत बंधन बनता है, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज़्यादा अस्थायी होते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल संकरण में भाग नहीं लेता हो तो लिगेंड के ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कम होता है, और कम होने के कारण लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच बॉन्ड कमजोर बनते हैं। बॉन्ड कमजोर होने के कारण सेंट्रल मेटल एटम कम अस्थायी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रिक्त ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम का रिक्त ऑर्बिटल संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं, तो आप बतलाइएगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अस्थायित्व के लिए। अब इसके बाद लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और सेंट्रल मेटल एटम का रिक्त ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या होता है, तो ये तो सिंपल है। एक चीज क्लोरीन वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग की क्रिया नहीं होगी। यहाँ पे दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरह रहेगा, जोड़ा नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो यहाँ पर क्या होते हैं, जोड़ा बन जाते। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये 3D8 है, तो सेम इसी तरह रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिश्रित होकर संकृत ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, और जितने ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है। यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलेंगे तो हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा, 4। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होगा, 4। 1 2 3 1 2 3 4। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, तो सिंपली यहाँ पर एक s है और कितने p है, 3। कितने p है, 3। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस सेंट्रल मेटल एटम का के वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यहाँ पे सिंपली हमारे पास चार क्लोरीन है, तो चारों इसमें क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। चारों एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें दे देंगे, वैकेंट ऑर्बिटल। अब सीखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले सीखे कि यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण क्या है। हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण क्या होगा, तो sp2। अब यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकालना बहुत आसान है। सिंपली तरीका से भी आप निकाल सकते हैं कि डेल्टा कैरेक्टर इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, और भी सिंपल है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं आपको बतलाया, आपको जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ा रहे थे तो आपको बतलाए थे कि सेंट्रल मेटल एटम जितना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है वो किसके बराबर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। यहाँ पर कितने सेंट्रल मेटल एटम का कितने वैकेंट ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे, 4। आपको ये भी जानते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होते हैं, टेट्रा है। ज्योमेट्री क्या होती है, क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय। अब इसके बाद यहाँ पर कितने अनपेयर्ड हैं इलेक्ट्रॉन, 2। तो यहाँ पर पारा में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो
जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो आपको बताया गया है उसका नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचुंबक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक with two unpaired electron। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो आपको बता चुके हैं कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 2 कुछ। आप अब जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण इसका क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो 2.8। तो आप निकालना भी जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन, n का मान 2 तो 2 और 2 प्लस 2 तो बराबर क्या होगा, रूट अंदर 2 और 2 4 गुना तो रूट अंदर 8 बराबर क्या होते हैं, 2.82 बोर। तो हमारे समझ से ये क्वेश्चन आप बेहतर तरीका से समझ चुके हैं। और भी कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या इसको हम मिटा दें, MnCl4-2। उसी तरह से आप बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो पहले आप तो तुरंत आपको निकालना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बहुत सारे लोग इतना प्रैक्टिस हो गया कि आप देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, 4-2 प्लस निकाल देते हैं हम यहाँ पे। Mn का ऑक्सीकरण संख्या हम x मान लेते हैं, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का बेस -1 होता है, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 4 बराबर -2, तो x -4 बराबर -2, तो x बराबर +4 -2 बराबर प्लस, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होगी। आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का परमाणु संख्या। सेंट्रल मेटल एटम के रूप में मैग्नीज है और मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना होता है, 25। एटॉमिक नंबर में किसको घटाते हैं, एटॉमिक नंबर में किसको घटाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2, 27। अब इसमें किसको कितना घटाते हैं, 18। जैसे ही 5 आया दिमाग में सेट हो जाना है 3D5। अब यहाँ पे बना लेना है 3D 4s 4p। अब यहाँ पे 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाते, जोड़ा में। ये वीक लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है तो जैसे है वैसे ही रहे। अब यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितने हैं, 4। एक चीज आपको अभी तुरंत पता है कि लिगेंड द्वारा प्रधान इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल एटम के रिक्त कक्ष। तो यहाँ पे 4 क्लोरीन है, चारों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन युग्म, किसमें चारों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दे देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल। 4 क्लोरीन है तो चारों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन युग्म वैकेंट ऑर्बिटल को दे देते। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल है। अब हाइब्रिडाइजेशन एक s ऑर्बिटल भाग लिया और 3 p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो ज्योमेट्री ज्यामिति क्या होती है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल को हिंदी में बोलते हैं चतुष्फलकी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जितने वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध कराते हैं वही क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर।
यहाँ पे कितने वैकेंट ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं? 4 वैकेंट ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 4। अब यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो हम क्या लिख देंगे? पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होंगी? पैरामैग्नेटिक विथ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5 विथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो तो जो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट तो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू का मान कितना हो जाएगा? 5.92। पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बता चुके हैं। तो हमारे समझ से ये भी क्वेश्चन आप बेहतर तरीका से समझिए। अब वीक लिगेंड वाले क्वेश्चन को तो देखिए, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में है COF6 और आपको क्वेश्चन उस समय लिखा गया था +3, लेकिन +3 नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? -3। तभी क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? -3। तो ये क्वेश्चन बनाना COF6 -3। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, आप सीख चुके होंगे, हमसे पहले भी बना सकते हैं अगर बनाना चाहेंगे तो। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या X, फ्लोरीन का चार्ज -1 होता है और फ्लोरीन की संख्या कितनी है? 6। अब बराबर यहाँ पे आप इस -3 है तो बराबर हम क्या देंगे? -3। अब एक चीज -3, तो यहाँ पे आ गया x - 6 बराबर -3, x बराबर +6 - 3 बराबर +। यहाँ पे आ गया कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या +3। तो आप कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। आयरन के बाद कोबाल्ट 27। एटॉमिक नंबर में किसको घटाते हैं? ऑक्सीकरण संख्या को। 27 - 3 24। 24 में से किसको घटाते हैं? 18 को। 18 क्या आ गया? 6। जैसे ही 6 आया दिमाग में सेट हो जाना है 3d6। 3d6। तो अब 3d6 आप यहाँ पे जानते हैं कि d सबसे में कितने कक्षक? 5। 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 4s 40 40 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखेंगे कि फ्लोरीन तो वीक लिगेंड, फ्लोरीन क्या है? वीक लिगेंड। अब फ्लोरीन वीक लिगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। अब जानते हैं कि लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वह इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करते हैं, कौन ग्रहण करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारे पास कितने लिगेंड? 6 लिगेंड के रूप में फ्लोरीन है और 6 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर 6 ऑर्बिटल को देंगे, 6 वैकेंट ऑर्बिटल को देंगे। तो एक इसमें दे देता है, दूसरा फ्लोरीन इसमें दे देता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें और छठा इसमें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? एक s ऑर्बिटल, संतरण में कौन भाग लेंगे? एक s ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन sp2 को तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा इसका?
ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। एक चीज दिमाग में फिक्स कर लेना है कि जब हाइब्रिडाइजेशन में जब संकरण में 3d ऑर्बिटल भाग ले उसको हम क्या बोलते हैं? इनर। क्या बोलते हैं? इनर। और जब हाइब्रिडाइजेशन में 4d ऑर्बिटल भाग ले उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर। क्या बोलते हैं? आउटर। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन में 4d ऑर्बिटल भाग लिया है, इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ा में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो हम लिख सकते हैं पैरामैग्नेटिक with 4 unpaired electron। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन पेयर जितने ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। तो लिगेंड 1 2 3 4 5 6 लेकिन 6 वैकेंट ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। और इसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का सूत्र होता है n × n+2 4 मैग्नेट्रॉन। तो n का मान कितना है? 4 और 4 + 2 4 मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर कितना आ गया? 4 4 2 6 14 तो यहाँ पर हम सीखे कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? √24 बोर मैग्नेट्रॉन। अभी इसमें एक और टॉपिक और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनाना सीखना बाकी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो हम कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या थे। उसके बाद ये भी सीखना है कि बाइडेंटेड लिगेंड हो तो कैसे हम बाइडेंटेड लिगेंड हो तो ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक बचे हुए, लेकिन तब भी वीक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप बेहतर तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। इस पे आधारित बहुत सारे नीट, एम्स, जेई में क्वेश्चन है। तो आप इस लेक्चर को देखने के बाद नीट, जेई, एम्स का वीक लिगेंड वाले सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। आप जाके बनाइए, एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।